Yes. So in our previous Yes. class, we completed everything till pricing. That is the second P of marketing mix. The next is place. So element place is where we want to distribute our products, where we want to sell our products, right? We know that marketing mix aims at making products available at right place and right time in right quantities, and that should be close to customers for his convenience so that he could make a convenient purchase and consumption. So we have to make the goods available at right place and right time in right quantities. And this all is done by the third P place. Goods are produced to be sold to consumers, that also we know, and therefore they must be made available to the consumers at a place where they can conveniently make purchase. You produce goods, but the goods produced by you are available at a far distance from the place of consumption, then there is no use of such goods. They would not be sold much. So you have to make the goods available at a place convenient to the consumer. For example, woolen clothes are mainly manufactured on a large scale in Ludhiana, but they are made available across the country. So place or distribution, they both are same thing, right? Place means distribution. We discussed about this today only when I started. It's the element that primarily involves two broad functions. So here we have two broad functions. First, the choice of channel of distribution. आप अपने goods को कैसे किस चैनल के थ्रू किस रूट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बीच में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हों या ना हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. जिन पार्टीज की मैं बात कर रहा हूँ वो है आपके होलसेलर, मिडिलमैन, एजेंट, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट और रिटेलर. सो चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू विच द प्रोडक्ट विल मूव फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर. तो मैन्युफैक्चरर को सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि उसका गुड्स कंज्यूमर तक किस चैनल के थ्रू पहुंचेगा, बीच में कौन कौन से और लोग इन्वॉल्व होंगे. So we will talk about channel of distribution in detail. And second is physical distribution of products, which involves functions like transportation, storage, etc. एक बार चैनल डिसाइड हो गया तो आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, कहाँ कहाँ पे स्टोरेज होगा, वगैरह वगैरह. So physical distribution of products mainly depends upon the channel that you choose. So these two things are primarily involved in the element of place. Is it clear to both of you? Yes. Yes. अब हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं. ये वो पाथ या रूट है जो मैन्युफैक्चरर अडॉप्ट करता है अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स के हाथों में पहुंचाने के लिए. सो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक पाथवे है जिसको मैन्युफैक्चरर यूज करता है गुड्स की ओनरशिप अपने पास से कंज्यूमर के पास तक ट्रांसफर करने के लिए, या फिर अपने पास से यूजर्स या बायर्स के हाथों तक पहुंचाने के लिए. उन यूजर्स और बायर्स में इंडस्ट्रियल बायर्स भी आ गए. सो जिस पाथवे से वो ओनरशिप गुड्स की ट्रांसफर करता है उस पाथवे को हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. सो इट रेफर्स टू वाइटल लिंक्स कनेक्टिंग द मैन्युफैक्चरर्स एंड द अल्टीमेट कंज्यूमर्स. मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में कौन कौन से लिंक्स हैं, मतलब कि कौन कौन सी पार्टीज हैं, कौन कौन सी एंटिटीज हैं, उनको मिलके चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनता है. इसमें इस पूरे पाथवे में प्रोड्यूसर खुद आता है और साथ में एंड यूजर या कंज्यूमर तो आता ही है, लेकिन इसके अलावा मिडिल मैन मतलब एजेंट्स भी आते हैं. वो कौन कौन से एजेंट्स होते हैं, कौन कौन से मिडिल मैन, इनकी बात अभी हम करेंगे आगे. और ये सारे लोगों का पर्पस होता है कि गुड्स के टाइटल को मतलब ओनरशिप को ट्रांसफर किया जाए किसके पास, अल्टीमेट कंज्यूमर या यूजर के पास. तो यूजर को उस गुड्स की ओनरशिप मतलब टाइटल देने के लिए कौन सा चैनल हो, कौन सा पाथवे हो, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे. नाउ टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन.
अलग-अलग तरह के नेचर ऑफ गुड्स के लिए अलग-अलग तरह के चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरर्स इस्तेमाल करते हैं। कुछ मैन्युफैक्चरर्स का खुद का रिटेल आउटलेट होता है, वो किसी और को बीच में नहीं चाहते। कुछ डीलर्स के थ्रू सेल करते हैं, राइट? कुछ में होलसेलर बीच में आता है, उसके पहले सी-एंड-एफ एजेंट आता है। तो सी-एंड-एफ एजेंट जो बहुत सारा स्टॉक अपने पास रखता है ह्यूज क्वांटिटी में, फिर वहाँ से वो होलसेलर्स को अलग-अलग एरिया के होलसेलर्स को गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो वो होलसेलर्स अपने एरिया के कंजम्पशन के हिसाब से गुड्स अपने पास रखते हैं। एक ही सिटी में अगर बड़ी सिटी है तो होलसेलर्स के बीच में मार्केट डिवाइड कर दिया जाता है कि आपका एरिया यहाँ से यहाँ तक का है। तो यहाँ से यहाँ तक के जो रिटेलर्स हैं, इनको आप कैटर करेंगे। इनको दूसरा होलसेलर आके गुड्स नहीं बेचेगा। और होलसेलर के नीचे होता है रिटेलर और रिटेलर के बाद आ जाता है आपका एंड कंज्यूमर। सो किस तरह का चैनल आपको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चूज करना है, उस पहले हम उन अलग अलग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को समझ रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट है जीरो लेवल चैनल, मतलब मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में कोई नहीं है, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट चैनल भी कहते हैं। इट एग्जिस्ट वेयर देयर इज डायरेक्ट सेल ऑफ गुड्स बाय द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। जब गुड्स की सेल डायरेक्टली प्रोड्यूसर कंज्यूमर को करता है तो ऐसे चैनल को हम जीरो चैनल या जीरो लेवल चैनल या डायरेक्ट चैनल कहते हैं। This direct contact with the consumer can be made through door-to-door salesmen, own retail outlets, or even through direct mail. ये जो डायरेक्ट चैनल आप यूज कर रहे हैं, इसमें मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर से डायरेक्टली कांटेक्ट करता है, या तो अपने डोर टू डोर सेल्समैन भेज के, जैसे यूरेका फोर्ब्स जो कंपनी है, वो अपने कोई भी प्रोडक्ट्स, जो उनका मेन प्रोडक्ट है वो आपको पता है, वो है वैक्यूम क्लीनर। उसके अलावा वाटर प्यूरिफायर जो है वो भी उनका मेन प्रोडक्ट है, जिसको हम आरओ कहते हैं, राइट? ये दोनों प्रोडक्ट्स और इसके अलावा यूरेका फोर्ब्स कंपनी के बाकी जितने प्रोडक्ट्स हैं, वो आपको किसी भी रिटेल आउटलेट में नहीं मिलेंगे। उसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट या होलसेलर भी नहीं मिलेगा। कंपनीज खुद अपने सेल्समैन अपॉइंट करती है और उनके बंदे प्रोडक्ट को लेके डोर टू डोर जाके पहले डेमो देते हैं और फिर सेल करते हैं। तो या तो आप अपने सेल्समैन के थ्रू प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, या आपके खुद के रिटेल आउटलेट्स हैं, और या फिर आप सिर्फ मेल के थ्रू इंफॉर्मेशंस डिसेमिनेट करके, शेयर करके कस्टमर को पार्सल के थ्रू या कूरियर के थ्रू प्रोडक्ट भेज रहे हैं। पहले कस्टमर को आपने कॉल किया, उसको ब्रोशर भेजा मेल के थ्रू, उससे सारी डिटेल समझी और आपने अपनी उसको डिटेल दी, और फाइनली व्हेन द कस्टमर सेज यस, देन यू डिलीवर द गुड्स डायरेक्टली टू हिज डोर प्लेस। पेरिशेबल प्रोडक्ट्स और कुछ टेक्निकल हाउस होल्ड गुड्स में डोर टू डोर सेल काफ़ी ईज़ियर होती है, कंज्यूमर को कन्विंस करने के लिए कि आपको इस गुड्स की ज़रूरत है। तो वो गुड्स जो पेरिशेबल हैं, जिनको आप स्टोर नहीं कर सकते, और इसीलिए बीच में मिडलमैन नहीं हो सकता, होलसेलर, सी-एंड-एफ एजेंट, रिटेलर, क्योंकि वो गुड्स तब तक में खराब हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ टेक्निकल हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जो हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरर को सीधे अपने प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, समझाना पड़ता है कि इसको ऐसे यूज़ करना है। जैसे आटा चक्की, जो हाउस होल्ड आटा चक्की आती है, छोटी आटा चक्की आती है, उसको सेल करने के लिए मैन्युफैक्चरर अपने सेल्समैन भेजता है कि जाओ और कस्टमर को पहले डेमो दो, समझा के आओ कि ये प्रोडक्ट आपको कैसे यूज़ करना है, क्योंकि ये टेक्निकल प्रोडक्ट है, और उसके बाद कस्टमर से फाइनल ऑर्डर लेके आ जाओ। तो बीच में आपको कोई भी यहाँ पे मिडलमैन नहीं मिलेगा। यूरेका फूड्स फॉर एग्जांपल सेल्स इट्स वाटर प्यूरिफायर्स डायरेक्टली थ्रू देयर ओन सेल्स स्टाफ। इसका एग्जांपल मैं आपको अभी बता चुका हूँ। बाटा इंडिया लिमिटेड सेल्स इट्स फुटवियर थ्रू इट्स ओन रिटेल आउटलेट्स। बाटा के प्रोडक्ट्स आपको बाटा के रिटेल आउटलेट पर ही मिलेंगे, जो कंपनी का खुद का आउटलेट है। तो वहाँ जो आपको स्टाफ दिखता है, वो सारा बाटा कंपनी के पेरोल का स्टाफ है। वो कोई फ्रेंचाइज़ी नहीं है या कोई शोरूम नहीं है। सेकंड चैनल है मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर टू कंज्यूमर। तो यहाँ पे 1 लेवल का है, बीच में
मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में सिर्फ एक रिटेलर है। मतलब मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली अपना गुड्स रिटेलर को बेचता है और रिटेलर से वो गुड्स कंज्यूमर के पास पहुँचता है। बीच में कोई सी&एफ एजेंट या होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर नहीं है। राइट? वो मैन्युफैक्चरर जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स में काम करते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, वो वन लेवल चैनल को प्रेफ़र करते हैं। तो ये डायरेक्टली रिटेलर्स को गुड्स बेचते हैं। एक ही सिटी में बहुत सारे रिटेलर्स बनाते हैं। वेयर हाउस वगैरह नहीं लेती मैन्युफैक्चरर किसी भी सिटी में, क्योंकि वेयर हाउस इनके लिए बहुत महँगा पड़ेगा, क्योंकि गुड्स हेवी है, बहुत ज़्यादा स्पेस लेने वाला है। तो इसलिए डायरेक्टली गुड्स फैक्ट्री से डीलर के पास डिलीवर हो जाता है। डीलर मतलब यहाँ पे रिटेलर, और डीलर डायरेक्टली एंड कंज्यूमर को वो गुड्स बेचता है। यहाँ पे इंडिविजुअल परचेज़ जो है, वो लार्ज अमाउंट लेती है, क्योंकि ये जो गुड्स हैं ये महँगे आते हैं। कंज्यूमर खुद जाता है रिटेलर के पास, प्रोडक्ट के बारे में समझता है और फिर परचेज़ कर लेता है। अब यही सारे गुड्स आजकल ऑनलाइन भी सेल हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी यही सिस्टम, मैन्युफैक्चरर से रिटेलर ने खरीदा और रिटेलर ऑनलाइन उसको सेल कर रहा है। सो आप वेबसाइट्स पे जितनी भी बी टू बी या बी टू सी कॉमर्स साइट्स हैं, राइट? चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेज़न हो, अलीबाबा हो, ये सब जो है, इनमें जो लोग ये प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, ये सब बेसिकली रिटेलर्स हैं। They first buy the goods from the manufacturer and then they sell it through these online portals. मारुति उद्योग sells its cars through its authorized retailers और dealers. ये दूसरा एग्जांपल है हमारा वन लेवल चैनल का। मारुति उद्योग के अलावा जितनी भी कार कंपनीज हैं, वो सब भी सेम मॉडल को फॉलो करती हैं। सो कार डीलर्स, बाइक डीलर्स के जो आप शोरूम्स देखते हैं सिटी में, वो सब डायरेक्टली उनके पास जो गुड्स है, जो ऑटोमोबाइल आइटम है, वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के पास से आ रहा है और मैन्युफैक्चरर ने ही उनको अपॉइंट किया है। लेकिन ये बाटा जैसा मॉडल नहीं है। बाटा के जो आउटलेट्स देखते हैं, उसमें बाटा का खुद का स्टाफ है। जो आप कार के या बाइक के डीलर्स देखते हैं, ये लोग असल में एजेंसी लेते हैं कंपनीज़ की, कार कंपनीज़ की। उन पे काफ़ी कंट्रोल कार कंपनी का रहता है कि आपको कौन से मॉडल कितनी क्वांटिटी में रखने हैं, तब हम आपको एजेंसी देंगे। आपके पास कितनी बड़ी जगह होनी चाहिए, तब हम आपको एजेंसी देंगे, वगैरह-वगैरह, राइट? Then even the technical staff of these dealers are trained by the manufacturer. तो मारुति उद्योग किसी नए डीलर के टेक्निकल स्टाफ को, जो कार की फ्री सर्विसिंग और पेड सर्विसिंग करने वाला है, उसको खुद ट्रेनिंग देती है। थर्ड है मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू रिटेलर टू कंज्यूमर। तो ये 2 लेवल है, यहाँ बीच में होलसेलर और रिटेलर आए, इसलिए हम इसको 2 लेवल कहते हैं। अब ये यूजुअली उन कंज्यूमर गुड्स में होता है जो कि फास्ट मूविंग है, जिनकी यूनिट वैल्यू कम है, जो कंज्यूमर लगभग रोज खरीदता है, जिसको हम कन्वीनिएंट गुड्स भी कहते हैं, जो हम पहले देख चुके हैं। तो ये बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सेल होते हैं, परचेज़ किए जाते हैं, कंज्यूमर्स आए दिन जाता है शॉप पे, ये गुड्स माँगता है, और इसलिए मैन्युफैक्चरर्स के लिए खुद के डीलर्स अपॉइंट करना या खुद का आउटलेट रखना मुश्किल काम है, क्योंकि अगर वो खुद के आउटलेट रखने गए, तो उनको एक ही सिटी के हज़ारों कॉर्नर्स में अपने खुद के आउटलेट्स खोलने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही कॉस्टली अफ़ेयर होगा मैन्युफैक्चरर के लिए। इसलिए वो बजाय कि खुद इसमें पड़ने के, सारा गुड्स होलसेलर और रिटेलर के थ्रू कंज्यूमर के पास पहुँचाता है। So this is the most commonly used channel of distribution for the sale of consumer goods. In this case, there are two middlemen used, namely wholesaler and retailer. It is applicable to those products where markets are spread over a large area, value of individual purchase is small, and the frequency of purchase is high. कंज्यूमर को इन गुड्स की बार-बार ज़रूरत पड़ती है, इन गुड्स की यूनिट वैल्यू कम होती है,
और इनका मार्केट लार्ज एरिया में स्प्रेड रहता है। लार्ज एरिया में स्प्रेड का मतलब यहाँ ज्योग्राफिकल एरिया के बजाय ये है कि हर कोने में आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत है। एक ही सिटी के हर कोने में, हर एरिया में आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट कन्वीनिएंट प्रोडक्ट, हर किसी को वो प्रोडक्ट चाहिए। हर किसी को एयर कंडीशनर नहीं चाहिए, लैपटॉप नहीं चाहिए। इसलिए लैपटॉप, एयर कंडीशनर या इस तरह के गैजेट्स के जो आपको शोरूम मिलेंगे, वो कुछ स्पेसिफिक एरिया में ही मिलेंगे। लेकिन अगर हम कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स की बात करें, ये हर किसी को चाहिए। एवरीवन नीड्स टॉयलेट सोप, everyone needs hair oil, everyone needs face cream, right? Everyone needs washing powder, and that is why here manufacturer sells his all goods through wholesalers. Fourth है manufacturers to agent to wholesalers to retailers. अब यहाँ पे 3 लेवल चैनल आ गया, क्योंकि मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में एजेंट भी है, होलसेलर भी है और रिटेलर भी है। तो मैन्युफैक्चरर सारा अपना गुड्स एजेंट को डंप करता है, एजेंट उससे अलग-अलग होलसेल्स बनाता है। यहाँ जो एजेंट की बात हो रही है, सी एंड एफ एजेंट है, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। देवासना के एरिया में हमारी सिटी के बहुत सारे कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इन सब के ऑफिसेज आपको वहां पे मिल जाएंगे, राइट? और इनके बड़े बड़े गोडाउन्स और बड़े बड़े शोरूम, सॉरी, बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं। सो जब किसी एक सिटी में नंबर ऑफ होलसेलर्स की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो स्कैटर्ड हैं पूरी कंट्री में या पूरे सिटी में, तो फिर मैन्युफैक्चरर मर्केंटाइल एजेंट्स, जिनको हम सी एंड एफ एजेंट्स भी कहते हैं, उनकी सर्विसेज लेते हैं। और ये मर्केंटाइल एजेंट्स या सी एंड एफ एजेंट्स जो हैं, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स, ये लिंक का काम करते हैं बिटवीन प्रोड्यूसर एंड होलसेलर। तो यहाँ पे एजेंट्स जो हैं, सी एंड एफ एजेंट्स, अब सारी मगजमारी इनकी है। इन पे कंपनी मैन्युफैक्चरर प्रेशर डालता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा होलसेलर आपकी सिटी में अपॉइंट करने हैं, ये आपका काम है। तो यहाँ पे एजेंट का खुद का सेल्स स्टाफ होता है, जो मैन्युफैक्चरर के सेल्स स्टाफ के साथ मिलके काम करता है। तो मैन्युफैक्चरर का एक या दो ही सेल ऑफिसर एक सी एंड एफ एजेंट के पास होगा, और सी एंड एफ एजेंट की खुद की 12 15 20 लोगों की टीम होगी, सेल्स वालों की, जो अलग अलग होलसेलर्स के अलग अलग पार्टीज के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे आप हमारे होलसेलर बन जाओ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फलक एंड आना। Yes, sir. और सी एंड एफ एजेंट के जो सेल्स एम्प्लॉय हैं, वो कितना काम कर रहे हैं, कितना सीवियरली काम कर रहे हैं, उस पे नजर मैन्युफैक्चरर के सेल्स ऑफिसर्स की रहती है, राइट? तो आप जब कुछ ऐसे टर्म सुनते हैं आसपास के लोगों से, जो आपके पहचान वाले, कि मैं इस कंपनी का टेरिटरी मैनेजर हूँ, तो बेसिकली वो उस पर्टिकुलर कंपनी के सी एंड एफ एजेंट के साथ काम कर रहा है। इसके ज्यादातर चांसेस इस बात के हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये जो आपके एजेंट्स हैं, इनको हम डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कहते हैं, लेकिन इनका जो जो कॉमनली टर्म यूज होता है, वो है आपका कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स। This channel is used when the manufacturer wants to be fully relieved of the problem of distribution. जब मैन्युफैक्चरर अपने ऊपर कोई मगजमारी, कोई लोड नहीं लेना चाहता डिस्ट्रीब्यूशन का, तो फिर वो इस चैनल को यूज करता है। वो सिर्फ सी एंड एफ एजेंट अपॉइंट करता है। सी एंड एफ एजेंट किसी भी कंपनी का बनने के लिए आपके पास बहुत बड़ी जगह और बहुत सारा पैसा होना चाहिए, क्योंकि जो ब्रांडेड कंपनीज हैं, जिनके प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, उ- उन कंपनीज के, मतलब उन मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट को अपने पास रखने के लिए सी एंड एफ को पहले एडवांस में पैसा देना पड़ता है, लाखों करोड़ों रुपए। तब जाके मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री से ट्रक निकलेगा, या ट्रक निकलेंगे और सी एंड एफ एजेंट के वेयरहाउस में आएंगे, जहां पे उन गुड्स की स्टोरेज होगा, डंपिंग होगी। और सी एंड एफ एजेंट को जितना वॉल्यूम उसने क्रिएट किया है, उसका परसेंटेज मिलता है, प्लस उसके वेयरहाउस का रेंट भी देती हैं कंपनीज, राइट?
यहाँ पे मैन्युफैक्चरर पूरा आउटपुट अपना हैंड ओवर कर देता है फ्यू सेलिंग एजेंट्स को, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स या सी&एफ एजेंट को, जो गुड्स को होलसेलर के पास फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये हो गई हमारे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात। 4 लेवल के हमने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखे हैं, मतलब 4 टाइप्स के देखे हैं, 0 लेवल, सिंगल लेवल, 2 लेवल एंड 3 लेवल। अब कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक मैन्युफैक्चरर को चूज करना चाहिए, उसके कुछ फैक्टर्स हैं, हम उनको समझ रहे हैं। जितना लंबा आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उतनी ज्यादा कॉस्ट आपकी इन्वॉल्व होगी। तो 3 लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा कॉस्ट लगती है, क्योंकि सबका अपना अपना हिस्सा है, चाहे वो सी&एफ एजेंट हो, चाहे होलसेलर हो, चाहे रिटेलर हो, राइट। अगर आपने गलती से इनएप्रोप्रिएट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चूज कर लिया, तो आपको हो सकता है कम से कम प्रॉफिट्स हो, और कंज्यूमर को आपके प्रोडक्ट की ज्यादा प्राइस पे करनी पड़े। और ज्यादा प्राइस पे करना मतलब आपको पता है कि डिमांड पे इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। और साथ में मैन्युफैक्चरर को भी प्रॉफिट कम मिल रहा है, क्योंकि वो अपना ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन 3 लोगों के साथ शेयर कर रहा है, सी&एफ एजेंट के साथ, होलसेलर के साथ और रिटेलर के साथ। हेंस द मैन्युफैक्चरर, लेकिन इसके उल्टा अगर मैन्युफैक्चरर 0 लेवल करे, तो भी उसकी कॉस्ट बहुत लगने वाली है। जैसे बाटा ने किया है, अपने खुद के बड़े-बड़े आउटलेट्स किराए पे लिए हैं, उस अपना खुद का स्टाफ रखा है, तो उनकी एक फिक्स कॉस्ट है, रेंट की और सैलरीज़ की, वहाँ पे भी खर्चा है। तो आप कौन-सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चूज़ करें, इसके लिए आपको काफ़ी केयरफुल होना चाहिए। और इसके लिए आपके कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। उन फैक्टर्स की अब हम बात कर रहे हैं। पहला है नेचर ऑफ मार्केट। मार्केट किस तरह का है आपका? अब मार्केट में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जिनको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चूज़ करते समय ध्यान में रखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो मार्केट जहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स लिमिटेड है, और वो कॉन्सन्ट्रेटेड हैं फ्यू लोकेशंस पर ही, और उनकी इंडिविजुअल परचेज़ बहुत ज़्यादा है, राइट? जैसा कि इंडस्ट्रियल बायर्स के केस में होता है। बायर्स लिमिटेड हैं, वो एक ही जगह पे कॉन्सन्ट्रेटेड हैं, राइट? और उनकी हर एक की परचेज़ ह्यूज क्वांटिटी में है। तो फिर ऐसे में डायरेक्ट सेल, मतलब ज़ीरो लेवल चैनल सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि आपको पता है कि कस्टमर आपका इस एरिया में है, ये कस्टमर है, ये एक साथ 50,000 क्वांटिटी परचेज़ कर लेगा, इसको जाके बेच के आ जाओ। बीच में किसी को रखने की ज़रूरत नहीं है। But in case where number of buyers is large with small individual purchase and they are scattered, they may then need may arise for use of middlemen. क्योंकि फिर वहाँ पे मैन्युफैक्चरर सारे काम खुद नहीं कर सकता, क्योंकि जो बायर्स हैं वो स्कैटर्ड हैं, राइट? उनकी परचेज़ बहुत छोटी-छोटी है, राइट? और ऐसे बायर्स बहुत सारे हैं। तो मैन्युफैक्चरर फिर खुद कहाँ-कहाँ भागेगा? तो इसके बजाय वो सारा ये बर्डन किसी और पे डाल दे, और वो होता है मिडलमैन। सेकंड है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसा है उस पे भी डिपेंड करता है। प्रोडक्ट हेवी है, ज़्यादा स्पेस लेने वाला है, राइट? फास्ट मूविंग नहीं है या फास्ट मूविंग है, वगैरह-वगैरह। सो इन केस ऑफ प्रोडक्ट इज़ ऑफ टेक्निकल नेचर, अगर प्रोडक्ट टेक्निकल नेचर का है, जिसमें प्री सेल के पहले और सेल के बाद दोनों ही केसेस में सर्विस की बहुत ज़रूरत है। प्री सेल में आपको कस्टमर को पहले कन्विंस करना पड़ेगा उसके टेक्निकल एट्रिब्यूट्स के बारे में, और पोस्ट सेल में आपको, क्योंकि वो ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, वो टेक्निकल प्रोडक्ट है, इसलिए आपको हो सकता है उसको सर्विस भी देनी पड़े। तो इसलिए फिर ऐसे केसेस में सेल या तो रिटेलर्स के थ्रू करें आप, या फिर अपने खुद के सेल्समैन के थ्रू करें, जैसे यूरेका फोर्ब्स करता है, बिना होलसेलर्स को इन्वॉल्व किए हुए। कंज्यूमर गुड्स जो हैं, अगर वो स्मॉल वैल्यू के हैं, कंज्यूमर्स उनको बार-बार स्मॉल क्वांटिटीज़ में परचेज़ करता है, जैसे कन्वीनियंस गुड्स, राइट? तो फिर उस केस में लॉन्ग चैनल, जिसमें एजेंट, होलसेलर और रिटेलर तीनों आ गए, उनको आपको यूज़ करना चाहिए, ताकि हर एक इन गुड्स को अपने-अपने जगह पे अच्छे से स्टोर कर सके, अच्छी क्वांटिटी में, क्योंकि ये बार-बार बिकेंगे और रोज़ बिक रहे हैं ये प्रोडक्ट्स। तो फिर आप लॉन्ग चैनल, 3 लेवल या 3 टियर चैनल को आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है गाइज़ यहाँ तक?
like toiletries, groceries, etc. fall in this category. अगर आप इंडस्ट्रियल मशीनरी जैसे प्रोडक्ट में काम नहीं कर रहे हैं, जिनकी लार्ज वैल्यू है, जिसमें स्पेशलाइज्ड टेक्निकल सर्विस की ज़रूरत है, जिसमें लॉन्ग नेगोशिएबल पीरियड लग रहा है, राइट? तो फिर आप इस मॉडल को यूज़ कर सकते हैं 3 लेवल वाला, अदरवाइज़ आपको डायरेक्ट सेल प्रेफ़र करना चाहिए। जैसे जेसीबी मशीन्स हैं, इनके खुद के आउटलेट्स हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल मशीनरी है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और इसमें बहुत सारे टेक्निकल फीचर्स हैं जो आपको कस्टमर को बताने पड़ेंगे और कस्टमर भी यहाँ पे खुद इंडस्ट्रियल कस्टमर है। एक हाउसहोल्ड जाके जेसीबी मशीन परचेज़ नहीं करेगा और इसमें नेगोशिएशन का लॉन्ग टाइम लगता है। कस्टमर को आपको बहुत सारे फीचर्स बताने के बाद, प्राइस बताने के बाद उसको नेगोशिएट करना पड़ता है कि कब मैं डिलीवर करूँगा आपको, आप कब पैसे दोगे, इंस्टॉलमेंट्स में दोगे, कैसे दोगे क्योंकि वैल्यू बहुत लार्ज है। तो ऐसे केसेस में डायरेक्ट सेल ज़्यादा अच्छा तरीका है। थर्ड है नेचर ऑफ द मैन्युफैक्चरर। अब मैन्युफैक्चरर किस तरह का है? ऐसा मैन्युफैक्चरर जिसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं, फाइनेंशियल बैकअप काफ़ी अच्छा है। वो क्या कर सकता है? वो खुद का डिस्ट्रीब्यूशन फ़ोर्स अफ़ोर्ड कर सकता है कि खुद का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो, बजाए कि किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करने के। खुद के रिटेल आउटलेट भी वो अफ़ोर्ड कर सकता है। लेकिन अधिकतर बिज़नेस फ़र्म्स जो होती हैं, वो अपने खुद का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अफ़ोर्ड नहीं करना चाहती, उसको क्रिएट नहीं करना चाहती, बल्कि वो अपनी सिर्फ़ मैन्युफैक्चरिंग पे कॉन्संट्रेट करना चाहती हैं। तो ऐसे केसेज़ में वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम किसी और को देती हैं, चाहे वो होलसेलर हो, सी&एफ एजेंट हो या रिटेलर हो। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे अच्छा खासा कंट्रोल चाहते हैं, तो आपका चैनल जितना छोटा हो उतना अच्छा है। चाहे वो ज़ीरो लेवल हो या सिंगल लेवल हो। क्योंकि जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना कंट्रोल आपका कम होता जाएगा। समझ में आ रहा है फ़र्क और आना? Yes, sir. Yes. फोर्थ है मिडलमैन कंसिडरेशन। अब मिडलमैन को अगर रखना है तो उसके लिए क्या कंसिडरेशन है? क्योंकि मिडलमैन के साथ आपको कुछ खर्चे भी बियर करने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा मिडलमैन का एक्सपीरियंस कैसा है, उसके कॉन्टैक्ट्स कैसे हैं मार्केट में, वो कितने होलसेलर्स बना सकता है या कितने रिटेलर्स बना सकता है, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है, वो कितने बड़े लॉट को एक साथ आपसे खरीद सकता है और उसकी इंटीग्रिटी लेवल क्या है, क्या वो टाइम पे पैसा देगा या नहीं देगा, राइट? इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है मिडलमैन को बीच में लाने के लिए। अगर मिडलमैन का खुद का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, तो आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वो आराम से आप सेल कर पाओगे क्योंकि आपका अब हेडेक नहीं है उस प्रोडक्ट को सेल करने का, वो मिडलमैन का है। एंड सिंस मिडलमैन हैज़ गुड network of retailers or wholesalers, he can easily dump the even newly launched product, right? जो बड़ी-बड़ी कंपनीज होती हैं, जिनके कुछ प्रोडक्ट्स बहुत पॉपुलर हैं, वो अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट मतलब जो सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट उसके साथ जानबूझ के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होलसेलर या रिटेलर के ऊपर थोपती है कि आपको अगर हमारा सर्फ चाहिए तो उसके साथ हमको ये आपको ये 3-4 प्रोडक्ट और लेने पड़ेंगे जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है मार्केट में और रिटेलर को झक मार के लेना पड़ता है, क्योंकि उसको पता है सर्फ तो मुझे चाहिए, क्योंकि कस्टमर आके मेरे से सर्फ माँग रहा है। राइट? आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा मिडलमैन जितने ज़्यादा होंगे उतनी मैन्युफैक्चर की कॉस्ट बढ़ती जाएगी, क्योंकि हर मिडलमैन का खुद का प्रॉफिट मार्जिन होगा और वो प्रॉफिट मार्जिन प्रोडक्ट की प्राइस जो एमआरपी लिखी है उसमें से ही जाएगा। एमआरपी से ज़्यादा आप बेच नहीं सकते प्रोडक्ट को। तो जितने ज़्यादा मिडलमैन होंगे, उतना प्रॉफिट आपका शेयर हो रहा है मिडलमैन के साथ और आपका मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट उतना कम होता जा रहा है। फिर भी ये देखा गया है कि वहाँ पे जहाँ पे सेल्स का वॉल्यूम अच्छा खासा है, उस केस में मिडलमैन को यूज़ करना ज़्यादा इकोनॉमिकल और लेस कम्बरसम होता है एज़ अगेंस्ट यू योरसेल्फ डूइंग द डायरेक्ट सेल। अगर सेल्स का वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है आपका, जो खासकर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में होता है, तो ऐसे केसेस में मिडलमैन को रखना ज़्यादा इकोनॉमिकल भी और
आपके लिए कम मगजमारी वाला काम। तो ऐसे केसेस में शॉर्टर चैनल को यूज़ आपको नहीं करना चाहिए या डायरेक्ट सेल नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा फैक्टर्स दैट अफेक्ट चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? प्लेस में एक चीज़ होती है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को चूज़ करना, और दूसरा होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, इन्वेंटरी कंट्रोल ये आ जाता है। अब हम उसकी बात कर रहे हैं। सो गुड्स को फिजिकली हैंडल करना और उसका मूवमेंट एक प्लेस से दूसरी के करने को ही हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक ले जाना, ये पूरा जो मूवमेंट और हैंडलिंग है यही कहलाता है हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो एक्टिविटीज कवर होती हैं वो है गुड्स को मेनली फिजिकली मूव करने की मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर्स के पास तक। सो इसमें इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो इन्वॉल्व हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, मटेरियल हैंडलिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, राइट? सो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कौन कौन से एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। पहला है ऑर्डर प्रोसेसिंग। मैन्युफैक्चरर के पास ऑर्डर आता है सीएनडीएफ एजेंट से या होलसेलर से कि मुझे इतना गुड्स चाहिए। तो उस ऑर्डर को मैन्युफैक्चरर प्रोसेस करता है, मतलब गुड्स को इकट्ठा करता है, बंडल बनाता है, बैग्स बनाता है कि इस होलसेलर का ये वाला बंडल है या ये वाला ट्रक इस होलसेलर के पास जाएगा। टू बाय और टू हैव गुड्स, every middleman has to first place order with the party one step above. फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वन स्टेप अबव कौन है? मैन्युफैक्चरर है। होलसेलर के लिए वन स्टेप अबव कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर है। तो वो सब पहले क्या करते हैं, जिसको गुड्स की जरूरत होती है, जिस भी मिडलमैन को, वो पहले ऑर्डर बनाता है कि मुझे ये गुड्स चाहिए, और वन स्टेप अबव जो पार्टी है उसको वो ऑर्डर प्लेस करता है कि इस दिन तक मुझे इतना गुड्स भेज देना। प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर से कस्टमर्स तक फ्लो होते हैं कैसे? चैनल मेंबर्स के थ्रू। और ऑर्डर्स फ्लो होते हैं रिवर्स डायरेक्शन में फ्रॉम बॉटम टू टॉप। रिटेलर ऑर्डर देता है होलसेलर को, होलसेलर देता है सीएनडीएफ एजेंट को, सीएनडीएफ एजेंट ऑर्डर देता है मैन्युफैक्चरर को। उस हिसाब से मैन्युफैक्चरर के यहाँ पूरा प्रोडक्शन प्लान बनता है कि इस दिन तक हमें इतना प्रोडक्शन करके बाहर निकाल देना। एक अच्छा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो है जो एक्यूरेट और स्पीडी प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर्स करता है। जितना रिटेलर ने मांगा है या जितना होलसेलर ने या सीएनडीएफ एजेंट ने मांगा है, और जो चीज मांगी है वही उसके पास पहुंचे, और ये जल्दी हो जाए, टाइम पे हो जाए। ये एक अच्छे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की के फीचर्स हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कस्टमर के पास गुड्स लेट पहुंचेंगे, और वो भी रॉन्ग क्वांटिटी और रॉन्ग स्पेसिफिकेशन में पहुंचेंगे, राइट? आपने मंगवाया मैगी मसाला और आपके पास पहुंच गया कुछ और मैगी, उसका कोई और फ्लेवर। सो दिस इज बिकॉज ऑफ बैड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगर ऐसा होगा तो कस्टमर डिससेटिस्फाई होगा, और फिर आपको उससे आपकी बिजनेस मतलब आपके सेल्स और आपकी गुडविल दोनों का जाने का खतरा रहेगा। तो ये पहला पार्ट हमारा था ऑर्डर प्रोसेसिंग। ये कौन करेगा? जो एक स्टेप ऊपर है वो करेगा। जैसे सीएनडीएफ एजेंट ऑर्डर प्रोसेसिंग करता है होलसेलर्स के लिए, होलसेलर्स ऑर्डर प्रोसेसिंग करते हैं रिटेलर्स के लिए, राइट? और मैन्युफैक्चरर ऑर्डर प्रोसेसिंग करता है सीएनडीएफ एजेंट के लिए। वो आपकी काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है गुड्स को कैरी करना या रॉ मटेरियल को कैरी करना प्रोडक्शन के पॉइंट से सेल के पॉइंट तक। ये काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि अगर गुड्स फिजिकली अवेलेबल नहीं होंगे तो सेल कैसे होगी? सेल का मतलब सिर्फ ऑर्डर लेके आना नहीं है या एडवांस में पैसा वसूलना नहीं है। इसका मतलब है कि अल्टीमेटली गुड्स एंड यूजर के पास टाइम पे राइट क्वांटिटी और राइट स्पेसिफिकेशन में पहुंच जाए। तीसरा है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब है गुड्स को स्टोर करना और एजॉर्ट करना, मतलब उनकी ग्रुपिंग करना। तो एक जगह स्टोर किया, फिर आप एजॉर्टिंग करते हैं कि ये वाला गुड्स या ये वाला माल इस पर्टिकुलर कस्टमर के पास जाएगा,
या ये वाला गुड्स इस पर्टिकुलर एरिया का है। वेयर हाउसिंग से टाइम यूटिलिटी क्रिएट होती है, आपको पता है। ट्रांसपोर्टेशन से प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होती है। अब वेयर हाउसिंग की जरूरत क्यों है? क्योंकि हर टाइम पे वो गुड्स प्रोड्यूस हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो जब वो प्रोड्यूस हो रहा है तब आपने उसको उसका प्रोडक्शन कर लिया, उसका एक्विजिशन कर लिया और उसको एक जगह स्टोर करके रख लिया, ताकि आप उसको उस समय, उन मंथ्स में, उन सीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सको जब उनका कंजम्पशन होता है। एंड दैट इज व्हाट इज टाइम यूटिलिटी। दूसरा, हर रिटेलर की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है गुड्स की। तो अगर रिटेलर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही फैक्ट्री से गुड्स निकलने लगे तो सोचिए फैक्ट्री से कितनी बार गुड्स को निकालना पड़ेगा, कितनी बार आपको अलग अलग ट्रांसपोर्टर्स को एम्प्लॉय करना पड़ेगा। तो बजाय इसके मैन्युफैक्चरर बल्क में गुड्स प्रोड्यूस करता है और अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज में उनको डंप करता जाता है अपने होलसेलर या सी एंड एफ एजेंट के पास। फिर सी एंड एफ एजेंट के पास से जो बड़ा वेयर हाउस लेके बैठा बैठा है वहां पे एजॉर्टिंग होती है। वही लिखा है, एजॉर्टिंग ऑफ गुड्स दैट इज मेकिंग डिफरेंट बंडल्स फॉर डिफरेंट रिटेलर्स रिक्वायर्स वेयर हाउसेज, जो आप फैक्ट्री में बैठ के नहीं कर सकते। राइट फलक एंड आना। Yes, sir. Yes. एक मैन्युफैक्चरर के पास जितने ज्यादा हो वेयर हाउसेज होंगे, उतना उसका टाइम कम लगेगा अपने कस्टमर को अलग अलग लोकेशन पे सर्व करने में। ज्यादा वेयर हाउसेज मतलब ज्यादा रीच है आपकी मार्केट के अंदर, अलग अलग एरियाज में, तो आप कस्टमर को टाइम पे गुड्स पहुंचा पाओगे। लेकिन वेयर हाउसिंग की कॉस्ट भी आपकी बढ़ेगी। तो अगर उस कॉस्ट को आप अपनी प्राइस से रिकवर कर सकते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। देन यू शुड हैव मोर नंबर ऑफ वेयर हाउसेस। इसलिए हर मैन्युफैक्चरिंग फर्म को इन दोनों चीजों के बीच में, कॉस्ट और कन्वीनियंट डिस्ट्रीब्यूशन, उन दोनों के बीच में बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है। वो प्रोडक्ट्स जिनमें लॉन्ग टर्म स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जैसे एप्पल्स हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर सीजन में, विंटर में प्रोड्यूस होते हैं पर थ्रू आउट द ईयर उनका कंजम्पशन होता है। तो आपको लॉन्ग टर्म स्टोरेज करना पड़ता है। तो ऐसे केसेस में वेयर हाउसेज यूजुअली प्रोडक्शन साइट जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पे उनके वेयर हाउसेज होते हैं। इससे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आपकी कम हो जाती है। तो जो प्रोडक्शन साइट है वहीं पे आपने वेयर हाउस बना लिया अपना, वहीं पे आपका पूरा गुड प्रोड्यूस होके आपके वेयर हाउस में। प्रमोशन का मतलब है अपने गुड्स के बारे में अपने कस्टमर्स को बताना और उसको कन्विंस करना। एक कंपनी अच्छे क्वालिटी का गुड प्रोड्यूस कर सकती है, उसकी प्राइस भी एप्रोप्रिएट रख सकती है और उसको सेलिंग पॉइंट्स में अवेलेबल भी करवा सकती है, वो पॉइंट्स जो कस्टमर के लिए कन्वीनियंट है। लेकिन इन सब के बाद भी हो सकता है प्रोडक्ट मार्केट में ना बिके क्योंकि आपने प्रोडक्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन कस्टमर को नहीं दी है। देयर इज अ नीड फॉर डेवलपिंग प्रॉपर कम्युनिकेशन विद द मार्केट। इन सब के अलावा प्राइस आपने अच्छी रखी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा है, वो कस्टमर के पास अवेलेबल है, लेकिन कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है तो वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। और वो कैसे पता होगा? थ्रू कम्युनिकेशन, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रमोशन। So in absence of communication, customers would not be able to know about the product and how it can satisfy their needs and wants, and therefore may not be convinced about its utilities and benefits. अगर आपने कस्टमर के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं किया, उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रमोशन के थ्रू नहीं बताया, कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं जान पाएगा और वो ये नहीं समझ पाएगा कि इस प्रोडक्ट से मेरी कौन सी नीड्स या वांट सेटिस्फाई हो रही है। सो प्रमोशन जो प्रोसेस है उसका मतलब है कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करना और उसको परसुएट करना, मोटिवेट करना, कन्विंस करना कि आपको हमारे प्रोडक्ट की जरूरत है और आप आएं और हमारा प्रोडक्ट परचेज करें। इस प्रोसेस को यूज करके मार्केटियर्स अपने परsuasive मैसेज, वो मैसेज जो
कस्टमर को मोटिवेट करता है आपके गुड को खरीदने के लिए। ऐसे मैसेज आप कस्टमर्स को कन्वे करते हैं। कौन से कस्टमर्स को? जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, जिन्हें आपको आपको लगता है जिन्हें आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत है, और उनको इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करता है। ऑब्जेक्ट प्रमोशन का मेन ऑब्जेक्टिव है कस्टमर्स के अटेंशन को सीक करना अपने प्रोडक्ट की तरफ, कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में आकर्षित हो। क्यों? ताकि आपके प्रोडक्ट में उसका इंटरेस्ट अराउज़ हो, और आपके प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के बारे में उसको पता चले, और आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से कैसे अलग है, उसमें क्या एडिशनल फीचर्स हैं, वो क्या बेहतर परफ़ॉर्म कर सकता है, और आपकी लिए क्या बेहतर यूटिलिटी क्रिएट कर सकता है, आप ये उसको बता सकें। इस वजह से हमें प्रमोशन करना पड़ता है। क्लियर? आना एंड फलक? Yes. अब हम देख रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। 4 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, जिनको हम प्रमोशनल टूल्स भी कहते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं अपने कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हम देख चुके हैं, राइट? कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, उसको बताना कि हमारा प्रोडक्ट दूसरे से बेहतर क्यों है, उसको ये बताना कि आपको हमारे प्रोडक्ट की ज़रूरत क्यों है, और उसको पर्सुएड करना कि आप आइए और हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करिए। सो कम्युनिकेशन के बहुत सारे टूल्स हैं जो मार्केटर्स यूज़ करते हैं अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म और पर्सुएड करने के लिए, फर्म के प्रोडक्ट के लिए। ये हैं एडवर्टाइज़मेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी। ये टूल्स इंडिविजुअली या फिर डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ मार्केटियर्स यूज करते हैं अपने प्रमोशन गोल्स को अचीव करने के लिए। तो एक मार्केटियर एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग दोनों यूज कर सकता है, या पर्सनल सेलिंग सेल्स प्रमोशन भी यूज कर सकता है, या कोई और कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकता है, या इनमें से सिर्फ किसी एक के थ्रू ही प्रमोशन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर गुड्स फर्म्स जो होती हैं, वो अधिकतर एडवर्टीजमेंट यूज करती हैं मास मीडिया के थ्रू, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो। और जो इंडस्ट्रियल गुड्स की जो फर्म्स होती हैं, वो जनरली पर्सनल सेलिंग यूज़ करती हैं, जहाँ पे वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, मतलब फैक्ट्री टू फैक्ट्री या बिज़नेसमैन टू बिज़नेसमैन जाती हैं और उनको बताती हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है और इससे आपको ये फ़ायदे हो सकता है। क्लियर गाइज़? जैसे बैंक्स वाले अपनी यूपीआई मशीन, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे गूगल पे हो, या कुछ और हो, वो मशीन बैंक वाले खुद जाके बेचते हैं, अलग-अलग रिटेलर्स के पास, कि आप हमारी मशीन रखिए, ये इतने में आएगी, इसके आपको ये बेनिफिट्स हैं, बजाय कि उसकी एडवर्टाइज़मेंट करने के। तो आपको इन मशीन्स का, जो आप जिसके क्यूआर कोड को आप स्कैन करके पेमेंट करते हो रिटेलर के पास, उन मशीन का एडवर्टाइज़मेंट कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि वो बैंक्स वाले खुद जाके सेल कर रहे हैं। इन मशीनों ने रिप्लेस कर दिया है डेबिट क्रेडिट कार्ड स्वाइप मशीन को। जब ये यूपीआई पेमेंट सिस्टम नहीं था, तो डेबिट क्रेडिट कार्ड की मशीन्स हुआ करती थी रिटेलर्स के पास। तो वो भी बैंक वाले खुद जाके, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, एचडीएफसी हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, ये सब अपने खुद मशीन जाके बेच के आते थे। इन एलिमेंट्स का क्या कॉम्बिनेशन एक फर्म यूज़ करता है, ये डिपेंड करता है कि मार्केट का नेचर कैसा है, प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, कंपनी का प्रमोशन बजट, मैन्युफैक्चरर का प्रमोशन बजट क्या है, और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं प्रमोशन के। तो आप इन चारों में से कौन सा एलिमेंट्स है, इनका कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, ये इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब हम इन एलिमेंट्स को एक करके देख रहे हैं। पहला है एडवर्टाइजिंग। ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड टूल ऑफ प्रमोशन है, और ये वन वे कम्युनिकेशन है। आपको नहीं पता आपका एडवर्टाइजमेंट कौन देखने वाला है। इट इज़ एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इम्पर्सनल मतलब वन वे। आपको नहीं पता कि किस पर्सन के पास आपका एडवर्टाइजमेंट जा रहा है, कौन आपके एडवर्टाइजमेंट को देख रहा है या रीड कर रहा है। फॉर इन्फॉर्मिंग द प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स अबाउट द प्रोडक्ट, इट्स क्वालिटी, फीचर्स, अवेलेबिलिटी, प्राइस, एटसेट्रा। सो ये इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। पर्सनल सेलिंग पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट इम्पर्सनल है। इट इज पेड फॉर बाय द मार्केटियर्स और स्पॉन्सर्स
प्रमोट सम गुड्स और सर्विस, और ये पेड फॉर्म है। आपको अपनी जेब से खर्चा करना पड़ता है इसके लिए। जब आप न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में अपने एडवर्टाइज़मेंट्स फ्लोट करते हैं, तो आपको अच्छा खासा जेब से खर्चा करना पड़ता है। The most common modes of advertisement are print media like newspaper, magazines, billboards, electronic media like radio, television, etc. ये आपको पता है। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल और कंपैरेटिवली लो कॉस्ट टूल ऑफ प्रमोशन। लो कॉस्ट इसलिए कहा जाता है इसको, वैसे पैसा बहुत लगता है इसमें, पर रीडर जो कॉस्ट आती है वो बहुत कम आती है। आपने न्यूज़पेपर में ऐड दिया 5 लाख रुपए का, सिर्फ एक ही दिन वो ऐड आ रहा है, और उस ऐड को 5 लाख लोगों ने पढ़ा, तो हर रीडर की आपकी कॉस्ट सिर्फ 1 रुपए आई। This is why it is said to be low cost tool of promotion. The important distinguishing features of advertisement are as follows. अब एडवर्टीजमेंट के फीचर्स क्या हैं जो बाकी 3 प्रमोशनल टूल से अलग हैं, चाहे वो पब्लिसिटी हो, पर्सनल सेलिंग हो या सेल्स प्रमोशन, उससे अलग है, वो हम देख रहे हैं। पहला है पेड फॉर्म। एडवर्टीजमेंट जो है ये पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। आपको पे करना पड़ता है तब आपका एडवर्टीजमेंट मार्केट में फ्लोट होता है। That is, sponsor has to bear the cost of communicating with the prospects. जो उसके prospective customers हैं उनसे communication करने के लिए sponsor या marketeer को अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है। सेकंड, impersonal। यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर prospective customer से आपका फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं हो रहा। आपको नहीं पता कि जो रीडर्स हैं आपके एडवर्टीजमेंट के या जो व्यूअर्स हैं आपके एडवर्टीजमेंट के, वो वाकई में वो लोग हैं जिनको आपके प्रोडक्ट की जरूरत है या कोई और है, राइट? It creates a monologue and not a dialogue. Monologue means one-way communication. Dialogue means when communication is from both the sides. It has mass reach. बहुत सारे लोगों के पास एक साथ पहुंचता है, चाहे वो टेलीविजन में आपने एडवर्टीजमेंट फ्लोट किया हो या न्यूज़पेपर में। So advertising is a medium through which a large number of people can be reached over a vast geographical area, क्योंकि एडवर्टीजमेंट प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रीच बहुत होता है। जब एक मैगजीन या एक न्यूज़पेपर प्रिंट होता है तो लाखों लोगों के पास पहुंचता है अलग-अलग जियोग्राफिकल एरिया में। एडवर्टाइजमेंट से कस्टमर का सैटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। कस्टमर को लगता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट जो है, ये भरोसे वाला प्रोडक्ट है, तभी इसके एडवर्टाइजमेंट इतने आ रहे हैं। जो कंपनी है, भरोसे वाली कंपनी है। हम इसका प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस एडवर्टाइजमेंट में है। So they feel more comfortable and assured about the product quality and hence feel more satisfied. एग्जिस्टिंग बायर्स को भी लगता है देख कि मैंने जो प्रोडक्ट खरीदा था, देखो उसका एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, इसका मतलब कंपनी जेन्युइन है। वो सिर्फ गुड्स बेच के मार्केट से भाग नहीं रही है। एक्सप्रेसिवनेस, आप किसी भी तरीके से अपने प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करवा सकते हैं या कर सकते हैं, राइट? क्योंकि आप अपने एडवर्टाइजमेंट में आर्ट, कंप्यूटर डिजाइन, ग्राफिक्स, सेलिब्रिटीज, उनके गेस्चर्स, उनके इमोशंस, उन सब का आप इस्तेमाल करते हैं। So it is one of the most forceful medium of communication through which you can convey any kind of idea to your consumers. Are you getting this, Falak and Anna? Yes, sir. Yes. With the special effects, even simple products and messages can look very attractive. You understand this very well, right? कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो अच्छे नहीं हैं फिर भी वो बहुत अच्छे लगते हैं, just because the effects, the graphics, the acts done by those who play in these advertisement are very strong, very effective. इकोनॉमिक है ये, क्यों हम ये बात कर चुके हैं? एडवर्टाइजमेंट इज वेरी इकोनॉमिकल मोड ऑफ कम्युनिकेशन इफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर टू बी रीच्ड। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो सबसे इकोनॉमिक जो तरीका है वो एडवर्टाइजमेंट है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के पास पहुंचता है। भले ही आपकी जेब से एक बार में पैसा बहुत जाता है, पर रीडर जो कॉस्ट होती है आपकी, पर व्यूअर जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है।
Because of its wide reach, the overall cost of advertising gets spread over numerous communication links established. जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ओवरऑल कॉस्ट जो है वो स्प्रेड हो जाती है न्यूमरस कम्युनिकेशन लिंक्स, मतलब जिन जिन के पास आपका एडवर्टीजमेंट पहुंच रहा है उन सब में स्प्रेड हो जाती है। एज अ रिजल्ट द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ रीच कम्स लो। टोटलिटी में ये कॉस्टली अफेयर है क्योंकि एक एडवर्टीजमेंट में मार्केटियर को अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता है, चाहे वो टेलीविजन का एक एड हो या फिर न्यूज़पेपर का एक एड हो। द मनी स्पेंट एड्स टू द कॉस्ट व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन फिक्सेशन ऑफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। प्राइसिंग में हमने इस फैक्टर के बारे में बात की है कि आप सेल्स प्रमोशन में आप कितना खर्च करेंगे, उस हिसाब से भी आपको अपनी प्राइस को फिक्स करना चाहिए ताकि वो प्राइस सेल्स प्रमोशन की कॉस्ट को रिकवर कर सके या कवर कर सके। एडवर्टाइज़मेंट का बैड इफ़ेक्ट ये है कि ये आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट को अननेसेसरीली बढ़ा देता है क्योंकि एडवर्टाइज़मेंट में बहुत पैसा लगता है और अल्टीमेटली वो कॉस्ट बायर के पास जाती है, बायर को अपनी जेब से पे करना पड़ता है, राइट? इसके अलावा इट अंडरमाइन्स सोशल वैल्यूज़। एडवर्टाइज़मेंट मटेरियलिज़्म को प्रमोट करती है कि आपको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, जबकि आपको वाक़ई में ज़रूरत उसकी नहीं है। और एडवर्टाइज़मेंट की वजह से हम वो सारे प्रोडक्ट भी परचेज़ कर लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, व्हिच आर अननेसेसरी। It breeds discontent among people as they come to know about new products and feel dissatisfied with their present state of affairs. एडवर्टीजमेंट से लोगों को ये लगने लगता है कि हम अगर हमारे पास ये प्रोडक्ट नहीं है तो वो डिससेटिस्फाइड फील करने लगते हैं अपने प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में कि आई डू नॉट हैव दिस प्रोडक्ट, व्हाई परचेज सम अदर प्रोडक्ट देन दिस वन। सो इट आल्सो क्रिएट्स inferiority among consumers. That is what is undermining social values. Some advertisements show new lifestyles which don't find social approval. कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट्स भी हैं जो सोशल अप्रूवल जिनमें नहीं है। मीन्स there are some goods which are promoted which are not good for the society, yet they are advertised and promoted, right? You must be knowing many such products, both of you, right? Right, Falak and Anna? Yes, sir. Can you name a few, of one at least, each of you? Anna, Falak? कोई ऐसा प्रोडक्ट बता सकते हैं जो सोशली गुड नहीं है फिर भी उसका प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट धड़ल्ले से होता है? Alcohol? कहाँ देखा आपने उसका एडवर्टीजमेंट? अल्कोहल और टोबैको प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट हमारे यहाँ बैंड है इंडिया में। आप इनका इनका आप वाइड लेवल पे प्रमोशन नहीं कर सकते। हाँ, जो वाइन शॉप्स हैं उनके बाहर आप उसके जरूर स्मॉल पोस्टर्स या बिल बोर्ड्स लगा सकते हैं, लेकिन किसी न्यूज़पेपर में या किसी टेलीविजन में या किसी सोशल मीडिया में आप उसका प्रमोशन नहीं कर सकते। लाइक विमल पान मसाला, जिसको शाहरुख खान, अजय देवगन ये सब प्रमोट करते हैं। वो प्राइम टाइम में सारे जगह पे उसका एडवर्टाइजमेंट होता है, न्यूज़ चैनल्स में भी और सॉरी चैनल्स में भी, मतलब टीवी चैनल्स में भी और इसके अलावा आपका न्यूज़पेपर में भी। दैट इज़ पान मसाला नॉट गुड फॉर हेल्थ, राइट? वो जो एडवर्टाइजमेंट है कण-कण में केसर, इसके अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स लाइक
When you use this cream, you will become fair, as if dark complexion is not good. That is also unsocial actually. It's not good. इसका मतलब जो जिनका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, they are not good people. These are such advertisements which do not find social approval. Next is confuses buyers, because there are so many manufacturers, so many products, so many advertisements, and they all claim that our product is better than others. And this is how buyer gets confused कि किस पे वो भरोसा करे और किसको सच माने. Encourages sale of inferior products. वो प्रोडक्ट्स जिनकी हमें जरूरत नहीं है, जो inferior हैं, उनकी भी सेल एनकरेज होती है एडवर्टीजमेंट के थ्रू, क्योंकि एडवर्टीजमेंट सुपीरियर और इन्फीरियर प्रोडक्ट में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती. जिसके पास, जिस मार्केटियर के पास पैसा है, भले ही वो इन्फीरियर प्रोडक्ट बना रहा है, वो भी अच्छी खासी एडवर्टीजमेंट करके अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर सकता है और लोगों को परसुएट कर सकता है कि आप हमारे प्रोडक्ट को खरीदिए. राइट, लाइक जितने भी कुकीज या कॉन्फेक्शनरी आइटम्स के हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं, चाहे वो हाइड एंड सीक हो या कोई चॉकलेट हो, जिनके बहुत ही कॉमनली एड्स हम अक्सर देखते हैं, हर आए दिन इनके एड्स आते हैं. इन सब में पाम ऑयल यूज होता है, जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता. So they basically are inferior, even though they are made by Britannia and other Parle and other such companies, but they actually are not good for health. No advertisement should, however, make false claim about the quality of a product. फिर भी कोई भी एडवर्टीजमेंट फॉल्स क्लेम नहीं करनी चाहिए. ये हमारे कंज्यूमर एक्ट में भी लिखा हुआ है. अगर फॉल्स क्लेम मिलता है और कंज्यूमर कंप्लेन करता है, तो उस मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट में और बीच में जितने भी मिडल मैन हैं, उन सबके अगेंस्ट में केस हो जाता है, लीगल केस. If a firm makes a false claims, it can be prosecuted for the same. आप उसको लीगली प्रोसिक्यूट कर सकते हैं. सेकेंड एलिमेंट है पर्सनल सेलिंग. यहाँ पे पर्सनली सेल्समैन प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के पास जाके गुड्स के बारे में बताता है. सो इट्स अ पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. इट इज वन टू वन कम्युनिकेशन, राइट, नॉट ब्लाइंड कम्युनिकेशन लाइक advertisement. Companies appoint salespersons to contact prospective buyers, meet them in person, and create awareness about the product and develop product preferences with the aim of making sale. यहाँ पे कंपनी का सेल्स पर्सन प्रोस्पेक्टिव बायर से मिलता है, राइट, उसको प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करता है और उसको बताता है कि आपको हमारे प्रोडक्ट की जरूरत है और हमारा प्रोडक्ट आपको किसी और प्रोडक्ट से प्रेफर क्यों करना चाहिए. ये सब करने का सिर्फ एम होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को बेच पाएं. फीचर्स क्या है पर्सनल सेलिंग की? पर्सनल फॉर्म में यहाँ पे पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट किया जाता है कस्टमर्स को, फेस टू फेस, डायरेक्ट डायलॉग होता है कस्टमर और प्रोस्पेक्टिव कस्टमर और सेल्समैन के बीच में. उनके बीच में इंटरेक्टिव रिलेशनशिप क्रिएट होता है. इससे कस्टमर को ज़्यादा भरोसा होता है उस प्रोडक्ट पे, क्योंकि उस प्रोडक्ट की तरफ से कोई मिलने आया है कस्टमर से और उसको समझा रहा है प्रोडक्ट के बारे में. डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप, इसकी वजह से प्रोस्पेक्टिव कस्टमर और सेल्समैन, जैसे मैंने भी आपको समझाया, उनके बीच में रिलेशनशिप डेवलप होता है और इससे कंपनी को ये फायदा होता है कि अगली बार कोई नया प्रोडक्ट जब लॉन्च किया जाता है, तो सेम सेल्समैन उन कस्टमर्स को वापस अप्रोच करता है जो पहले आपका पुराना प्रोडक्ट खरीद चुके हैं, राइट. लाइक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, जब कोई कस्टमर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदता है तो एजेंट के थ्रू खरीदता है. लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट्स होते हैं और एक बार उनके बीच में अच्छा रेपो क्रिएट हो गई, तो नेक्स्ट टाइम जब भी उस कस्टमर को इन्वेस्ट करना होगा, तो वापस उसी एजेंट को बुलाएगा और बोलेगा मुझे एक नया इंश्योरेंस प्लान परचेज करना है अपने लिए या अपने फैमिली मेंबर के लिए. दैट इज व्हाट इज डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी. यहाँ पे सेल्समैन कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रेजेंटेशन बना के उसके सामने प्रेजेंटेशन दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल नीड ऑफ दैट कस्टमर. So the sales presentation can be adjusted to fit the specific needs of the individual customer. प्रोडक्ट सेम है लेकिन हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है. तो जब आप उसके पास जाएं पहली बार,
आपको समझ में आ गया कि ये किस तरह का कस्टमर है या किस तरह के बिज़नेस में है या किस तरह का उसका यूसेज है, उसके हिसाब से आप प्रेज़ेंटेशन उसके सामने बना के ले जाइए, चाहे वो फिज़िकल प्रोडक्ट हो, चाहे कोई सर्विस हो, राइट? जैसे जो इंटरैक्टिव एलईडी स्क्रीन्स आती हैं, जो स्कूलों में और कॉलेजों में लगी रहती हैं, जिसके थ्रू टीचर्स पढ़ाते हैं, राइट? सेम उस स्क्रीन की डॉक्टर्स को भी ज़रूरत पड़ती है अपने पेशेंट को चीज़ें समझाने के लिए। बॉडी ऑर्गन के बारे में, उनकी फंक्शनिंग के बारे में समझाने के लिए डॉक्टर्स भी उन एलईडी स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, राइट? इसके अलावा एलईडी स्क्रीन बहुत सारे शोरूम वाले अपने शोरूम के बाहर रोड साइड में लगाते हैं, जिसमें अलग-अलग उनके प्रोडक्ट फ्लोट होते रहते हैं। सो सेम प्रोडक्ट है लेकिन यूज़ अलग-अलग है। तो उसके अकॉर्डिंगली सेल्स पर्सन जो है वो अपना प्रेज़ेंटेशन तैयार करके कस्टमर को उस प्रोडक्ट के उन यूसेज के बारे में बता सकता है जिसकी उसको ज़रूरत है। सेल्समैन को डायरेक्टली कस्टमर से क्योंकि वो टच में है इसलिए फीडबैक मिलता है कि उसको प्रोडक्ट पसंद आया, नहीं आया, वो क्यों नहीं खरीद रहा या क्यों उसने खरीदा वगैरह-वगैरह। और ये फीडबैक अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत काम का होता है अपने प्रोडक्ट को फर्दर डेवलप करने के लिए। एडवर्टाइज़मेंट में आपको कोई फीडबैक नहीं मिलता, लेकिन यहाँ क्योंकि आप कस्टमर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपको फीडबैक मिल जाता है। वेस्टेज सबसे कम होती है आपके सेल्स या प्रमोशनल एफर्ट्स की। एडवर्टाइज़मेंट में आपने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़मेंट दिया, उस न्यूज़पेपर के 5 लाख रीडर्स हैं और उसमें से सिर्फ 2 लाख लोगों ने आपका न्यूज़पेपर आपका एडवर्टाइज़मेंट देखा। तो यहाँ उसमें आपका वेस्टेज हुआ, यहाँ पे ऐसा नहीं है। वेस्टेज कम से कम है क्योंकि आपका सेल्समैन उसी कस्टमर के पास जाता है जो प्रोस्पेक्टिव है, जिसका लग रहा है कि हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा। उसके पहले जाने से पहले वो उनको कॉल करता है और पूछता है कि आपको हमारे प्रोडक्ट की ज़रूरत है। इस तरह से वो लीड जनरेट करता है। ये काम आजकल कॉल सेंटर वाले भी करते हैं कंपनी के और फिर जो लीड्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती हैं, वो सेल्समैन को दे दी जाती है कि जाओ इन कस्टमर से मिल के आ जाओ। तो दिस इज़ हाउ योर एफर्ट्स, योर कॉस्ट इज़ वेरी लो। पर्सनल रेपो क्रिएट होता है, ये हम बात कर चुके हैं। जितना ज़्यादा आप कस्टमर से डायरेक्ट टच में रहेंगे, उतने ज़्यादा आपकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ रहेगी ओवर योर कॉम्पिटिटर्स और उतना ज़्यादा आप प्रोडक्ट को बेच पाएँगे। इंट्रोडक्शन स्टेज जब प्रोडक्ट आपका न्यूली इंट्रोड्यूस हो रहा है, ऐसे केसेस में पर्सनल सेलिंग बहुत काम की चीज़ होती है, राइट? क्योंकि डायरेक्टली आपको कस्टमर से आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट के मेरिट्स के बारे में उसको बता पा रहे हैं और कस्टमर का हाथों-हाथ आपको फीडबैक मिल जाता है। या तो हाथों-हाथ मिलता है, जैसे ही कस्टमर खरीद के उस प्रोडक्ट को कंज़्यूम करता है, आपके पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उससे फ़ोन करके पूछ सकते हो। जब आप ऐसा करते हो तो कस्टमर में आपके और आपके प्रोडक्ट के लिए और भरोसा जनरेट होता है, कि सिर्फ़ इनका काम बेचना नहीं था बल्कि हमसे पूछ भी रहे हैं कि आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है इस प्रोडक्ट को यूज़ करके। लिंक विद कस्टमर्स सेल्स पीपल जो है 3 तरह के डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। एक पर्स्यूसिव रोल, पहले वो कस्टमर को पर्सुएट करते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदिए, आपको हमारे प्रोडक्ट की ज़रूरत है। फिर सर्विस रोल, कस्टमर को सर्व करते हैं, प्रोडक्ट सेल करने के पहले डेमो देते हैं, सेल करने के बाद प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए उनको सर्विस देते हैं। और इन्फॉर्मेटिव रोल, कस्टमर को क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत है, किस तरह के और फीचर्स वो चाहता है प्रोडक्ट में, ये भी रोल प्ले करते हैं पर्सनल सेल्स वाले। और इस तरह से बिज़नेस और कस्टमर के बीच में, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में एक डायरेक्ट लिंक क्रिएट हो जाता है। क्योंकि ये सेल्समैन जो हैं पूरा फीडबैक बैक टू मैन्युफैक्चरर को देते हैं। उनके मार्केटिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को ये फीडबैक मिल जाता है। हेल्प इन आइडेंटिफाइंग नीड्स, आपको कस्टमर की नीड्स पता चलती हैं कि वो किस तरह का प्रोडक्ट चाहता है या उसमें क्या फीचर्स, एडिशनल फीचर्स चाहता है या किस फीचर को नहीं चाहता है, जब आप पर्सनल सेलिंग के लिए जाते हैं। लेटेस्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कस्टमर को मार्केट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि प्राइस में क्या चेंज हुआ है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कहाँ-कहाँ है और कब है या कहाँ शॉर्टेजेस हैं, नया प्रोडक्ट इस कंपनी का कब आने वाला है और इससे उसको अपने परचेज़ डिसीजंस को ज़्यादा अच्छे तरीके से लेने में हेल्प मिलती है।
अगर आप किसी प्रोडक्ट के रेगुलर बायर्स हैं, तो पर्सनल सेल्समैन जो है आपको खुद बता देता है कि सर अगले महीने प्राइस बढ़ने वाले हैं, अगर आपको परचेज करें तो अभी खरीद लीजिए। दैट इज व्हाट इज अबाउट प्राइस चेंजेस। क्योंकि आप डायरेक्टली सेल्समैन से मिल रहे हैं, इसलिए आपको एक्सपर्ट एडवाइस मिल जाती है, क्योंकि वो सेल्समैन जो है वो टेक्निकली भी साउंड होता है, उसको सारी चीजें पता है उस प्रोडक्ट के बारे में। So customers get expert advice and guidance in purchasing various goods and services, which help them in making better purchase. And this all they get from salesman, the personal salesman. Induces customers. पर्सनल सेलिंग से कस्टमर इंड्यूस होता है नए प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, जो उसकी नीड को ज़्यादा अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर सकता है, और उस तरीके से उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो जाता है। ये सब सिर्फ पर्सनल से सेलिंग के थ्रू ही, मतलब सेल्स पर्सन के थ्रू ही होता है, और कोई मोड के थ्रू आप ऐसा नहीं कर सकते, और किसी एलिमेंट के थ्रू आप ऐसा नहीं कर सकते। कन्वर्ट्स लेटेस्ट डिमांड। पर्सनल सेलिंग कन्वर्ट्स लेटेस्ट डिमांड इनटू इफेक्टिव डिमांड। जो भी लेटेस्ट डिमांड है कस्टमर की, उसको आप तुरंत इफेक्टिव डिमांड, मतलब वो उसको परचेज कर लेगा, उसमें आप कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि आपने कस्टमर को हर तरीके से कन्विंस कर दिया है, चाहे वो प्राइसिंग हो, अवेलेबिलिटी हो, फीचर्स हो, परफॉर्मेंस हो प्रोडक्ट का, पोस्ट सेल सर्विस हो, मैन्युफैक्चरर कौन है, कितना जेन्युइन है, कौन कौन से मिडिल मैन है, ये सब कुछ सेल्स पर्सन आपको बताता है, हमारे कहाँ सर्विस सेंटर हैं, वगैरह वगैरह। So it is through this cycle that the economic activity in the society is fostered, leading to some production, more production and consumption, more incomes and more products and services. इससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का साइकिल होता है प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक का, वो और अच्छे से फॉस्टर होता है इकोनॉमी में, क्योंकि इसकी वजह से ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा कंजम्पशन, ज़्यादा इनकम जनरेट होती है। दिस इज हाउ इकोनॉमिक ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग से इकोनॉमिक ग्रोथ इन्फ्लुएंस होती है आपकी इकोनॉमी में। पर्सनल सेलिंग एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट क्रिएट करती है, क्योंकि जितने ज़्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उन सबको पर्सनल सेलिंग में लगा के उन सबको एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। क्लियर गाइस? अगर आप किसी भी चीज़ में टेक्निकली अच्छे नहीं हैं, ना तो फाइनेंस में, ना किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ना सिविल में, ना किसी और चीज़ में, कम से कम एक जॉब आपके पास हमेशा अवेलेबल है, वो है पर्सनल सेलिंग की। तो इट्स अ वेरी हार्ड जॉब, यू हैव लॉट ऑफ प्रेशर एवरी डे, बट यस, companies hire in large quantity those who do not have any technical skill. Next point, a mobility of salespeople. So there is a greater degree of mobility in salespeople which promote travel and tourism in the country. सेल्समैन जो है सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइंड नहीं रहते, कंपनीज जो है उनको यहाँ से वहाँ भगाती रहती है, एक टेरिटरी दे देती है कि आपको इस टेरिटरी में इन सिटीज, इन टाउन्स को कवर करना है, और यहाँ से यहाँ पे हर दिन इतने कस्टमर को विजिट करके आना है। इससे कंट्री में ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रमोट होता है, क्योंकि लॉजिंग बोर्डिंग भी इनको लगती है और ट्रैवल भी लगता है सेल्समैन को। प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। पर्सनल सेलिंग से प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन होता है, क्योंकि सेल्समैन आपको बताता है कि इस तरह के प्रोडक्ट की कॉमन नीड है मार्केट में, या इस तरह के फीचर की, और उसके बेसिस पे मैन्युफैक्चरर एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाता है यूनिफॉर्म कंजम्पशन के लिए। तो जो डाइवर्स सोसाइटी है, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग रिचुअल्स वाले लोग, वो सब एक जैसी वॉशिंग मशीन यूज करते हैं। थर्ड है सेल्स प्रमोशन। ये गाइस अब हम फलक एंड आना, हम आज की ही बात की नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यहाँ से। Yes. ठीक है फलक, आना।